अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज़ में खुश आमदीद। प्रोग्राम का नाम है अंदर की खबर और मैं हूं मोहम्मद मुसम्मिल हुसैन। बग़ैर वक्त को ज़ाया किए आज भी हम बात करेंगे मौजूदा ग्लोबल जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, जो सूरत हाल बनी हुई है, उसमें हर शख्स चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो किसी न किसी तरह से इफ़ेक्ट हो रहा है। कुछ जो हैं वो जंग की वजह से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, जो ममालिक इस जंग के नरगे में नहीं हैं वो ममालिक किस तरह से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, आज यही हम जानने की कोशिश करेंगे। और अगर इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो किस हद तक इफ़ेक्ट हो रहे हैं, क्या वो कुछ बेहतरी लाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सबसे पहले तो चीज़ ये है कि पाकिस्तान की नो डाउट जो है वो बेहतरीन सफारतकारी, जिस पे मुसलसल पिछले 10 दिनों से बात हो रही है कि पाकिस्तान ने जो है वो दो फरीकों को एक टेबल पे बिठाया, और उस टेबल पे बिठाने का फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान में जो है वो गुज़िश्ता हफ्ते और इतवार को जो है वो अहम तरीन मुज़ाकरात हुए, जिसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो है वो आपके सामने हैं कि काफ़ी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज देखी गई, काफ़ी पॉजिटिव जेस्चर्स, काफ़ी पॉजिटिव बयानात भी सामने हैं। बट दैट एट द सेम टाइम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी भी हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। ख़ास तौर पे अमन के लिए अगर दुनिया की बात करें तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। आज हम बात करेंगे इसी हवाले से कि पाकिस्तान में तो अगर बात करें तो पाकिस्तान अपना किरदार भी अदा कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम जो है पाकिस्तान की आवाम को ये जो सारे अप एंड डाउन्स हैं, जैसे पेट्रोल क्राइसिस देखने में आ रहा है, उसके अलावा जो महंगाई है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो ऊपर नीचे होता हुआ नज़र आ रहा है, स्टॉक मार्केट जो है फ्लक्चुएट कर रही हैं, साथ ही साथ जो है वो एक अभी आने वाले दिनों की पिक्चर भी क्लियर नहीं है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है जो कि आज सारा दिन की अहम तरीन खबर है, और वो ये है कि जुमेरात को एक दफ़ा फिर से जो है वो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, और इसमें कौन आ सकता है कौन नहीं ये तो हम आपके साथ बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी हम देखना चाहेंगे कि ये जो सारी ग्लोबल सिचुएशन है, इसमें इकॉनमी कौन कौन से ममालिक की हिट हुई है। और अगर इस तरह की बात की जाए तो सबसे पहले सबका ध्यान जो है वो यूरोप और यूके की तरफ जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे ममालिक बैठे हुए हैं कि जो कि ग्लोबल इकॉनमी को सपोर्ट करने में अपना किरदार अदा करते हैं। तो इसी हवाले से आज हमने प्रोग्राम में बात करने के लिए दावत दी है सीनियर सलाहकार यूके से हमें ज्वाइन करेंगी सफीना खान साहिबा, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रही हैं और क्या सारी जो यूरोप और ख़ास तौर पे यूके की इस वक्त जो कंडीशन है उसको इस जंग ने किस हद तक इफ़ेक्ट किया। बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस सफीना। Thank you so much for having me on your show. Actually, मुझे देखिए जो मैं सुन रही थी कि दुनिया है, हमें उससे गर्ज होनी चाहिए, ना कि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। देखिए आपने यूरोप की बात की है, तो यूरोप तो स्पेशली यूरोपियन पीपल दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन वॉर एट ऑल। यहाँ की हुकूमतों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि हमें किसी भी किस्म की कोई जंग में नहीं जाना। आपने देखा है कि ट्रम्प के ऊपर कितना मैसिव प्रेशर है कि वो किसी किस्म की वॉर में इंटरवीन ना करें बल्कि आउट हो। उन्होंने अपने आप को आइसोलेट रखा इस जंगी सिचुएशन से, अनलेस कोई उनको सख्त किस्म के स्टैंड किसी वजह से ना लेने पड़े हों। यहाँ की जो आवाम है उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। उनको ये है कि हम जो महंगाई पिस रहे हैं उनसे आप लोगों ने हमें कैसे निकालना है, उसकी तरफ फोकस होना चाहिए। एग्जैक्टली सफीना, आप वहाँ पर मौजूद हैं, आप तो प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देख रही होंगी, इनसे गुजर रही होंगी। पहले यूक्रेन और रशिया की जो हालात ख़राब हुए, जंग शुरू हुई, उसकी वजह से भी यूरोप को और ख़ास तौर पे यूके को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से, ख़ास तौर पे एनर्जी क्राइसिस की अगर हम बात करें। उसके बाद अभी ये जो ईरान और अमेरिका और इसराइल वाला जो एक नया मुआज़ खड़ा हुआ है, इसकी वजह से भी जो है वो सारे इफ़ेक्ट्स जो है वहाँ पे पड़े हैं। और फिर आज अगर बात करें यूके की तो सर केयर स्टारमर ने वाज़े तौर पे ये कह दिया कि हम किसी भी तरह से ना तो अपना हरमज़ वाली साइड पे जाएंगे और ना ही अमेरिका को इस जंग में सपोर्ट करेंगे। तो क्या वहाँ पर चीज़ें कुछ बेहतर हैं या क्या है, वहाँ की सूरत हाल क्या है, यही चीज़ हम आपसे जानना चाह रहे हैं। मैंने आपको जैसे पहले कहा कि वेस्ट और यूरोप दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी सॉर्ट ऑफ अ वॉर। उनको इंटरेस्ट है कि हमारे लोगों को रिलीफ कैसे मिले, उनको ये इंटरेस्ट है कि हमारा पैसा जंगों में नहीं खर्च हो, हमारे लोगों की वेलफेयर पे खर्च हो। इसी यूके के प्राइम मिनिस्टर ने भी कैटेगोरिकली एक स्टेटमेंट दिया है कि हम ना किसी को सपोर्ट करेंगे ना हम किसी का अगेंस्ट जाने वाले, हमें अपने काम से काम है, हमें अपने ऊपर फोकस रखना है। तो वो फोकस आपको यही बताता है कि दे हैव अ जीरो इंटरेस्ट इन एनी वॉर। तो ये वो बताता है कि यूरोप या वेस्ट हो, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोग यहाँ महंगाई की चक्की में पैसे पिस रहे हैं, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, लोगों की जो डेली यूज की चीजें हैं, ब्रेड एंड बटर जिसको कहा जाता है, जिसके बगैर यहाँ पर लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, वो महंगे हो रही है।
हैं, जो बिलिंग जो है वो महंगी हो रही है, उसकी वजह से लोगों की लाइफ पे अफेक्ट होती है। तो जिसपे अब लोगों ने यहाँ तो एक पहले से एक माइंडसेट बन चुका हुआ है यूरोप और वेस्ट के लोगों का, कि लोगों की वेलफेयर की बजाय अपने लोगों के ऊपर वेलफेयर के ऊपर खर्च करें। हमारे पर बनता है कि आप हम पे लगाएं वो पैसा, बजाय से कि दूसरों की जंगे जाके लड़े और दूसरों को जाके आप सपोर्ट करते फिरे, हम लोगों पर खर्च करें। तो ये माइंडसेट यहाँ की गवर्नमेंट, ये देखे प्राइम मिनिस्टर यहाँ के जो है उनको अपने लोगों की ज्यादा फिक्र है। उन्होंने वो फैसले करने हैं जो उनको नेक्स्ट टाइम भी उनकी हुकूमत के लिए फायदामंद हो। उन्होंने वो फैसले नहीं करने हैं कि जो ट्रंप को सूट करते हो, ईरान को सूट करते हो या किसी और को सूट करते हो। ये है वो नैरेटिव जो यूरोप और वेस्ट में बन चुका हुआ है। अगर कोई ये समझता है हाँ इस वेस्ट के अंदर, यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा ग्लोरीफाई किसको कहा गया, किसको जो है अप्रिशिएट किया गया, वो पाकिस्तान है। इसमें जंग को सपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन इसमें पाकिस्तान को ग्लोरीफाई किया गया। यूरोप हो, वेस्ट हो, उसकी आवाम ने पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया। यानी कि लोग जो हैं, जो वेस्ट और यूरोप के लोग हैं, वो ऐसे लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं जो जंगों को रोकने का बाइस बन रहे हैं, ना कि जंगों को फैलाने का बाइस बन रहे हैं। इस पूरी इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान बना ही इसीलिए, पाकिस्तान को ग्लोरीफाई इसीलिए किया गया, लोगों ने अप्रिशिएट ही इसलिए कहा कि लोग अमन चाहते हैं, लोग अपनी अपनी जिंदगियों में बेहतरी लाना चाहते हैं। और जो वेस्ट सिविलाइज जिसको हम सोसाइटी बोलते हैं, जो वेल एजुकेटेड सोसाइटी है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं कहलाते, जो अपर फर्स्ट क्लास सिटीजन है, उनका ये कहना था कि हमें जंगों में नहीं जाना। पाकिस्तान डूइंग ग्रेट जॉब, पाकिस्तान जो कुछ भी कर रहा है एक्सट्रीमली गुड, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। पीस जो है वो प्राइज मिलना चाहिए पाकिस्तान को। तो ये क्या बताता है कि सब लोग अमन चाहते हैं, जंग कोई नहीं चाहता, क्योंकि सबकी महंगाई की वजह से जिंदगियां वैसे ही अजाब हो रही हैं। तो सब चाहते हैं कि सबसे सब लड़ाई कम हो, लड़ाई कम हो। हर कोई यही चाहता है, ना सिर्फ यूरोपियंस बल्कि अगर ऑस्ट्रेलियंस की हम बात करें तो कल हमारे साथ एक एनालिस्ट है, वो वहाँ की सूरत हाल बता रहे थे। अमेरिका में भी यही आवाज़ बुलंद की जा रही है। मुसलसल ट्रम्प का ग्राफ बहुत नीचे आ चुका है, आपको इस बारे में बेहतर पता है। एक चीज़ जो यहाँ पर काबिल गौर है, जो आपसे जानना चाहेंगे, क्या यूरोप जो अमेरिका की तरफ से धमकियाँ लगाई जा रही हैं कि हम नया नेटो वो बना देंगे, और फिर एक खबर ये भी आ रही थी गुज़िश्ता रोज़ जो है वो क्या नाम है, सर केयर स्टारमर का ही बयान सामने आया था कि वो फ्रांस के साथ मिलकर एक नया महाज जो है वो जिस तरह नेटो बना है, इसी तरह के एक नया इतिहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या जो यूरोप है, जो यूके है, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट की धमकियों को सीरियस ले रहा है, या उनके लिए कोई मायने नहीं रखती इनकी ये बातें? मेरे ख्याल से हमारी वेस्ट स्पेशली बरतानिया की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने प्री एग्जिट करके पहले ही बहुत बड़ी गलती इनसे हो चुकी है, जिसका खमियाजा इन्होंने महंगाई की सूरत में भुगता है। तो वापस दोबारा उसी रियूनियन में जा रहे हैं। ये जो आपने बताया कि फ्रांस के साथ मिलके जो है वो एक नई यूनियन बनाना चाहते हैं, वो यही वापस उसी तरफ जा रहे हैं कि यूरोप और जो वेस्ट है वो दोबारा मिलके अपनी वो स्ट्रेंथ को दोबारा से लोगों के सामने बताया कि वी आर स्ट्रेंथन, वी आर यूनाइटेड, वी आर टुगेदर। तो वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस से निकलना ही चाहता है, क्योंकि जब से हम प्री एग्जिट हुआ है तब से जो है लंदन अलग है, बाकी यूरोप अलग है, और अमेरिका का इन्फ्लुएंस बढ़ गया। तो अब वो उस इन्फ्लुएंस को कम करना चाहते हैं, जो कि बरतानिया को भी रियलाइज हो गया और यूरोप को भी बड़ी शिद्दत से इस चीज का एहसास हुआ है कि हमसे गलती हुई है। तो अब ये यूनिटी दोबारा आप देखेंगे यूरोप की बनते हुए। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस डे बाय डे कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। क्योंकि जिस तरह से अगर हमारे केयर स्टारमर खड़े हो गए ट्रम्प साहब के सामने, तो वो क्या दिखाता है कि उनको ट्रम्प की बुलिंग पसंद नहीं है। और वैसे भी जो एक वाइट कल्चर है उसमें बुलिज्म को पसंद ही नहीं किया जाता है। तो जो उसका एटीट्यूड है ट्रम्प का, वो वेस्ट और यूरोप तो जो है वो डिस्करेज कर रहा है, और वो नजर भी आ रहा है पूरी दुनिया को। और एक चीज मैं जाते जाते एक बात कह दूं कि यूरोप और वेस्ट ही ट्रेंड सेट करता है कि क्या होने वाला है फ्यूचर में और क्या ये लोग चाहते हैं। अमेरिका का डेफिनेटली एक सम हो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहा है, लेकिन यूरोप और वेस्ट जब बोलता है तो पूरी दुनिया उसको एक्नॉलेज भी करती है और सुनती भी है। तो वेस्ट और यूरोप से एक ही बात जा रही है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रम्प, वी आर इंटरेस्टेड इन आवर ओन, जो हमारे नैरेटिव्स हैं, जो हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, जो हमारे अपने बेनिफिट है, हमने उसको देखना है। हमने किसी और के बेनिफिट को लेके आगे नहीं चलना है, हमने किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना है। सफीना, आप वहाँ पर विटनेस कर रही हैं, जिस तरह से अभी आपने ये बात की कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया, सबसे ज़्यादा तारीफ़ें पाकिस्तान की हो रही हैं, और ये भी कहा जा रहा है, ये भी आवाज़ें उठ रही हैं कि पाकिस्तान को हम का अवार्ड देना चाहिए। तो क्या आप समझती हैं कि ये सारी सूरत हाल, क्योंकि आप जो है कीनली मॉनिटर कर रही हैं सारी सूरत हाल को, तो हम कह सकते हैं कि इक्तिसादी तौर पे पाकिस्तान जो है आइंदा का यूरोप बनने जा रहा है?
मुझे इसमें कहने में कोई आर नहीं है कि पाकिस्तान ने जो पूरी दुनिया के सामने एक स्टैंस दिखाया है और पाकिस्तान ने प्रूव भी किया है करके कि वो सिर्फ काम करके दिखाने के काबिल नहीं है, वो हर वो काम कर सकता है जो कोई भी बड़ा वेस्ट या यूरोप का मुल्क कर सकता था। देखिए अब पूरी वेस्ट दुनिया जो पाकिस्तान को जाने का, देखिए किसी न किसी की वजह से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला ने किसी को दी, वो पाकिस्तान को मिली। पाकिस्तान ने होस्ट की ये जो नेगोशिएशन थी, उसकी वजह से पूरा वेस्ट, पूरा यूरोप, मैं कहती हूँ पाकिस्तान पहुंच गया, मीडिया पहुंच गया। जो हम लोग एक वक्त में कहा करते थे कि जरा पाकिस्तान मीडिया पाकिस्तान की तरफ देखना नहीं चाहता, आज पाकिस्तान को पूरी दुनिया में वेस्टर्न मीडिया ग्लोरीफाई कर रहा है, क्योंकि उनको समहाउ बैड में ही सही एक अपॉर्चुनिटी मिली पाकिस्तान ट्रैवल करने की। और पाकिस्तान को अपना जो है वो अपना कल्चर, अपनी कंट्री, अपने लोगों का जो है वो सारा कुछ शोकेस करने का मौका मिला। ये अल्लाह ताला ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है, हमें इस चीज को अवेल करना चाहिए, हमें इसी पे फोकस रखना चाहिए। कि दुनिया जब देखी है पाकिस्तान में आके कि उन्होंने जो हमें वेस्ट मीडिया दिखाता था, जो इनको फीड किया गया था कि पाकिस्तान बहुत ही कोई तबाहशुदा मुल्क है, वहां पर एक एक सेकंड में बम ब्लास्ट हो जाते हैं, औरतें घरों से बाहर नहीं निकल सकती हैं, काम करने की इजाजत नहीं है। जब वो प्रैक्टिकली तौर पे ग्राउंड में जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उन्होंने देखा कि ये कोई दुबई नहीं है, ये कोई यूरोप नहीं है, ये कोई कतर नहीं है। और सब लोग बोल रहे हैं जर्नलिस्ट, ये पाकिस्तान है, कि पाकिस्तान इतना डेवलप कंट्री है, लोग कितने सिविलाइज हैं, लोग कितने एजुकेटेड है। तो ये है चीज जिस पे हमें फोकस रखना है। पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सफारतकारी की को दुनिया ने माना है और पाकिस्तान ने मनवाया है, पाकिस्तान ने मनवाया, पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जो है वो खुल के सामने आया है। तो सफीना, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, पाकिस्तान के लिए आगे, जी 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 प्लीज कंटिन्यू करें। मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए अच्छा ही है और अच्छा ही है और अच्छा ही है इंशाल्लाह ताला अच्छा ही आपने जो कहा कि माशी तौर पे मैं वेस्ट में रहती हूँ, हमारा जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर था, आप यकीन माने वो डे बाय डे सोच रहा है कि अब दुबई हमारे लिए सेफ नहीं, हमें हमारा अपना होम कंट्री सेफ है। और ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे पास प्रैक्टिकली इस चीज के शवाहिद मौजूद है। जो लोग जा रहे हैं पाकिस्तान में, ट्रेवल कर रहे हैं, वो कहते हैं सबसे सेफ हेवन हमारे पास पाकिस्तानी हमारे पास सबसे सेफ हेवन है, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और जिनका ताल्लुक है। तो लोग ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान हमारा घर है, हमें अपना इन्वेस्ट वहां पर जाके करना है, और इन्वेस्टर जा रहा है पाकिस्तान, और वो सोच रहा है, वो मोटिवेट हो रहा है कि एक ही घर है हमारा पाकिस्तान, जिसको हमने भूल गए थे, हमें वापस वहीं पर जाना है, वहीं पर जाके कमाना है, वहीं इन्वेस्ट करना है, और वही हमारे लिए ठीक है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ आपने जो है वो पाकिस्तान के हवाले से बताई कि इन्वेस्टर जो है वो इस साइड पे अब आना शुरू हो गया है। लेकिन एक चीज़ और भी पूछना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह से ये अभी ग्लोबली सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट किया है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो बहुत बुरी तरह से हर छोटे बड़े मुल्क को इफ़ेक्ट किया है इसने, इस जंग के हवाले से, अमेरिका ईरान वाली। तो वहाँ पर किस तरह से गवर्नमेंट, आपने अभी ये बात की कि वहाँ की आवाम जो है वो सबसे मेन चीज़, वहाँ के लोग जो वो लीडर्स जो हैं वो सोच रहे हैं कि आवाम को किस तरह से फ़ायदा पहुँचाया जाए, तो किस तरह से फ़ायदा पहुँचाने के लिए क्या पॉलिसीज़ वगैरह बना रहे हैं, इस पर भी कुछ नज़र डालिएगा। यहाँ की गवर्नमेंट ने एक सिंपल, जब भी आप देखिए इन्फ्लेशन होता है, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं, या बिजली के रेट्स बढ़ जाते हैं, तो गवर्नमेंट बेनिफिट देती है। एक सर्टेन अमाउंट के बाद होता है कि अगर कोई फैमिली अपने आप को अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो एक सर्टेन अमाउंट जो है उनके अकाउंट में, बैंक अकाउंट्स में डायरेक्टली अपडेट कर दी जाती है। सॉरी, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड मौजूद होता है कि कौन सी फैमिली सफर कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको वेलफेयर कंट्री है जो बरतानिया है, तो वो वहां पर, यहाँ पर इस तरह से उनको एक्नॉलेज किया जाता है कि अगर कोई शख्स है, किसी को हुकूमत बेनिफिट दे रही थी, तो उनको पता है कि ये फैमिली जो है ये बिल सर्वाइव नहीं कर सकती है, तो उनको एक्स्ट्रा जो है वो अमाउंट, एक 300 to 400 पाउंड जो है एक्स्ट्रा टॉप अप कर दिया जाता है, कि ताकि आपके ऊपर ये बर्डन ना बढ़े। जो है जिस तरह से डिफरेंट पॉलिसीज बनाई गई कि जो लोग पहले रेंटिंग बहुत ज्यादा घरों की करते थे, तो उन्होंने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा कमाते हैं, उनके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट के बाद बहुत ज्यादा हैवी टैक्स लगा दिया जाता है, ताकि गरीबों को रिलीफ मिल सके। जो ज्यादा कमा रहा है वो ज्यादा हमें टैक्स दे। तो यहाँ की गवर्नमेंट हमेशा उनकी यही कोशिश रही है कि ज्यादा से ज्यादा हम अपनी अवाम को रिलीफ दें, और लोग इसीलिए जो है वो, उनको इससे कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर कौन आया है, उनको इससे कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि कौन सी पार्टी गवर्नमेंट में आई है, उनको इंटरेस्ट होता है कि हमें किस गवर्नमेंट से बेनिफिट होगा। वो सियासतदानों के पीछे नहीं भागते, वो ये देखते हैं कि हमें कौन सी गवर्नमेंट ने आया है और क्या रिलीफ दिया है। यहाँ की गवर्नमेंट से ज्यादा अवाम अवेयर है, उनको पता है कि उनके वोट की वैल्यू क्या है। उनका वोट जो है वो बेचा नहीं जाता, वो अपना वोट इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये ताकि ये जो पॉलिटिशियन गवर्नमेंट में आएंगे, हमें इनसे मैक्सिमम हमारे ये राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, हमें मैक्सिमम, हमें जो है किसी भी चीज से कोई भी नुकसान हो रहा तो ये से हमें सेफ रखेंगे। ये फर्क है पाकिस्तान का और यहाँ की अवाम का, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम से वोट जो है वो छीन लिया जाता है, और उसमें उनको रिटर्न में, बदले में
हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ की आवाम का ये सबसे बड़ा ताकतवर हथियार है वोट। राइट लेकिन सबीना अगर अब हम बात करें तो पाकिस्तान की आवाम जो है वो इस हवाले से जो मौजूदा सूरत हाल है, जो पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का कद बुलंद हुआ है और हर पूरे दुनिया के मुल्क जो है इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान की तरफ जो है, जैसे आपने भी अभी बात की, फिर सूरत हाल ये है कि UAE ने थोड़ा सा जैसे ही जो है वो थोड़ा सख्त रवैया अपनाने की कोशिश की, एट द सेम टाइम जो है सऊदी अरब ने जंप इन किया और कहा कि मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो पाकिस्तान को आप क्या समझती हैं कि आने वाले दिनों में इस हवाले से भी बहुत सारे फ़ायदे होते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब दुबई से जो है वो जितना भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर है उसका ध्यान जो है वो पाकिस्तान की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है? या मैं एक चीज आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने अपने आप को ही नहीं मनवाया, बल्कि पाकिस्तान ने उम्मत मुस्लिमा का लीडर होने का भी अपने आप को एक कामयाब कैंडिडेट के तौर पे उभरा है पाकिस्तान। पूरी दुनिया में इस वक्त मुझे बताएं कि मुस्लिम ममालिक की क्या हालत है। इन्होंने रखा हुआ था कि हमें ट्रंप बचाएगा, हमें ट्रंप ये कर देगा, या ये मोदी की गोदी में जाके बैठे होते थे। ये सारे आई एम सॉरी टू से, मैं बड़े हार्श वर्ड यूज कर रही हूँ, तमाम मुस्लिम ममालिक मोदी 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 उनके लोगों के लिए। हमें तो इन्होंने नौकरों से भी बदतर हमारे लोगों के रखा हुआ था, हमारे वीजे तक बंद कर दिए गए थे। तो आपने पाकिस्तान का ये हालत रखी हुई थी। अब पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। ये तमाम जिन्होंने हमें धमकी दी, पाकिस्तान ने कहा जी ले लें, जो आप शराइत रख रहे हैं वो नहीं हम मानेंगे, हम सऊदी अरब के साथ कमिटमेंट कर चुके हैं, हम उसको ऑन करते हैं। तो सऊदीया ने भी आके हमें ऑनर किया। अब पूरा मुस्लिम जो खित्ता है वो देख रहा है कि हमें बचाने वाला कोई नहीं है, ना ट्रंप बचाने के लिए आया, ना भारत बचाने के लिए आया है। बचाने वाला एक ही है जिसको हमने कभी इज्जत नहीं दी थी, जिसको कभी हमने अपनी बराबरी की सतह पर उसको खड़ा नहीं किया था, वो है पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान ने भीख में अर्न नहीं की है ये रिस्पेक्ट। ये पाकिस्तान ने अपनी पहचान भीख में नहीं ली है, पाकिस्तान ने अर्न की है। और हम सब पाकिस्तानियों को प्राउड होना चाहिए अपने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर। जो भी इसमें शामिल है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो गए, सादार हो गए, जो भी इस टीम का हिस्सा थे, मैं कहती हूँ सारा का सारा क्रेडिट उन लोगों को जाता है जिन्होंने प्रूव किया पूरी दुनिया में कि हम प्राउड पाकिस्तानी हैं और हम इस काबिल हैं कि आप लोग हमें अपने बराबर लाके खड़ा करें और उसके मुताबिक हमसे बात करें, क्योंकि हम भी आपसे किसी तरह से कम नहीं है। मेरे लिए कोई गर्ज नहीं है किसी मुस्लिम ममालिक में, हमेशा इस बात को कहती हूँ, मुझे अपना वतन देखना है। मेरे वतन को जो इज्जत देगा मैं उसको इज्जत दूंगी, जो मेरे वतन को इज्जत नहीं देगा, आई एम सॉरी टू से, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो कोई भी है, मेरे लिए उसकी इज्जत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे वतन की इज्जत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी पहचान उस वतन से है, मेरी पहचान अब बरतानिया की वजह से है। तो मेरे लिए दो ही मुल्क है, एक बरतानिया एक पाकिस्तान है। इनकी इज्जत से ऊपर मुझे किसी की इज्जत अजीज नहीं है। मेरा पाकिस्तान जो है वो शाइन कर रहा है क्योंकि उनके हुक्मरानों की वजह से, मेरे और आपकी वजह से नहीं। पाकिस्तान की वजह से ही हमारी पहचान है और पाकिस्तान की वजह से ही हमारी इज्जत है। बहुत किया आपने, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सफीना खान जो है सीनियर जर्नलिस्ट और तजियाकार हमारे साथ जो है वो यूके से मौजूद थी और वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानियों का पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर रही थी। इसी हवाले से बात को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर अपने तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहेंगे। बात हो रही है अब नए हरमज़ की, बात हो रही है अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग के हवाले से और सबकी उम्मीदों के हवाले से जो इस वक्त पाकिस्तान से बंधी हुई हैं। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात का पहला सेशन करवाया है जिसमें काफ़ी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज नज़र आई, लेकिन सूरत हाल ये भी देखने में आ रही है कि अमेरिका की तरफ से जो है मुसलसल ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से लोग कुछ भी जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है लोगों का कि आखिर होने वाला क्या है। क्या किसी पॉजिटिव साइड पर ये ऊँट किसी पॉजिटिव साइड पर करवट बैठेगा या नहीं बैठेगा। और साथ ही साथ आज की डेवलपमेंट्स कुछ इस तरह की सामने आई हैं जिसकी वजह से कुछ फिर से सवालात खड़े हो गए, क्योंकि आज एक बड़ी चीज़ जो अभी कुछ आज से दोपहर के तकरीबन टाइम पे एक ख़बर सामने आई जो कि इटालियन जो वज़ीर आज़म है जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने इसराइल के साथ दिफाई मुआहदा ख़त्म करने का ऐलान किया और साथ ही ये भी ऐलान किया कि हम इसराइली फ़ौजी जो है उनको वापस भेजा जा रहा है। उसके अलावा एक और जो अच्छी ख़बर सामने आई पाकिस्तान की तरफ से, वो ये ख़बर गर्दिश करने लगी कि जुमेरात को मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो सकता है। इन्हीं सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हम शुक्रगुज़ार है कि हमें ज्वाइन किया है हशाम एजाज साहब ने कि इन सारे मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, बैरिस्टर हैं और अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दे रहे हैं, वक्त ज़ाया किए बगैर उनका टाइम यूटिलाइज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया।
آپ سے پوچھنا چاہیں گے اس صورتحال ساری آپ کے سامنے ہے، پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پہ جمی ہوئی ہیں، پاکستان جو ہے بڑے بھائی کا کردار بھی ادا کر رہا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ٹرمپ کی طرف سے جو مختلف بیانات سامنے آ جاتے ہیں، کچھ بھی پکچر کلیئر نہیں ہو پا رہی ہے. آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ جی السلام علیکم. دیکھیے جو پبلک ڈومین کے اندر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اس کا طرز اسی طریقے سے ہوتا ہے، بیکاز اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز ہوتے ہیں. پبلک ڈومین کے اندر نہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ کوئی لچک دکھائیں گے، اور نہ ہی آپ ایرانین ہائی کمانڈ سے ایکسپیکٹ کریں کہ کسی قسم کی لچک دکھائیں گے. لیکن جب یہ پرنسپلی آن دا ٹیبل گفتگو ہوتی ہے، جس کا ایک راؤنڈ پاکستان میں اس سے پہلے کنڈکٹ ہو چکا ہے، تو اف یو ہیو بین ایبل ٹو ریڈ بٹوین دا لائنز، اگر آپ لائنز کے درمیان میں اسٹڈی کر سکیں، تو اس کے اندر جاتے ہوئے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے ذکر کیا تھا کہ بہت سے معاملات کے اوپر ہماری آپس میں اتفاق پیدا ہو گیا تھا. جو پرنسپل پوائنٹ آف کنٹینشن اس وقت دکھنے پہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی پوزیشن اوور ایئرز چینج ہوئی ہے. پہلے وہ یورینیم کی انریچمنٹ کے اوپر قدغن لگانا چاہتے تھے، لیکن یورینیم کا یوز فار انرجی اینڈ سول پرپزز سے ایگریمنٹ کرتے تھے. لیکن اوور ٹائم دے ہیو چینج دیئر پوزیشن، اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یورینیم کو پروسیس کرنا، بلکہ سول یوز کے لیے بھی کچھ ایسی ریسٹرکشنز ہیں جس کے اوپر وہ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں. جو ایرانین پوزیشن، ایران کا موقف کیا ہے؟ ایران کہتا ہے کہ یہ ہماری سوورینٹی کے اوپر ہاتھ ہے، اگر آپ ہم سے یہ بات کریں کہ ہم یورینیم کا استعمال سول پرپزز کے لیے بھی نہیں کر سکتے. تو ایران کا ٹیکنیکلی جو پوزیشن ہے وہ پرنسپل پوزیشن ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس کی پوزیشن اوور ایئرز چینج ہوئی ہے، لیکن ایز فار ایز اٹس کانسیکوینسز آر کنسرنڈ، تو اسٹریٹ آف ہرمز تقریباً 15 سے 20% گلوبل انرجی سپلائی کو کیری کرتا ہے. اور اس کے اوپر گلوبل انرجی سپلائی میں مد نظر بات رکھیں کہ اس کا لیگ افیکٹ ہوتا ہے. یہ جو یہاں سے ٹینکر ہے، آئل ٹینکر، یہ یہاں سے جب نکلتا ہے تو اگلے دن کسی جگہ پہ نہیں پہنچ جاتا، اس کو پہنچنے کے اندر 28, 30, 40 دن لگتے ہیں. تو یہ جو 40 دن کے اندر ابھی تک آپ کو اس کا امپیکٹ نظر نہیں آیا. یہ سون انف اگر یہ سچویشن ریزالو نہیں ہوتی تو یہ آپ کو ود ان نیکسٹ 10 to 5 days ڈالر کی پرائسز انکریز کرتے ہوئے نظر آئے گی. اور اس کا ایک امپیکٹ اکنامک سینس کے اندر پلیز انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ دنیا میں پہلی بار نہیں ہے کہ آئل کا بہت بڑا شاک ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے. 1973 کے اندر یوم کپور وار کے اندر اوپیک اسلامک کنٹریز نے انٹرنیشنل سپلائی کو ریسٹرکٹ کر دیا تھا، اور اس کی وجہ سے گلوبل ریسیشن ہوا جو تقریباً 3-4 سال چلا. ابھی مارکیٹ سٹیبلائز ہو ہی رہی تھی کہ 1979 کے اندر ایرانین ریولوشن کے اندر اگین سیکنڈ سپلائی شاک کہتے ہیں، پھر اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر کنسٹرکٹ کیا گیا اور گلوبل انرجی سپلائیز امپیکٹ ہوئی. وہ پھر اس کو ہم کہتے ہیں ڈیکیڈ آف لاسٹ گروتھ. تو یہ پاکستان کے لیے کافی سنجیدہ مسئلہ ہے. اگر ہم نے پاکستان اس میں ثالثی کا کردار ادا بھی بنیادی طور پہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ پاکستان ابھی پیچھے IMF کے بیل آؤٹ پیکیجز سے باہر نکلا ہے. تقریباً 3 سال آپ اپنی اکانومی کو گرو نہیں کر سکے، اینڈ سون انف اگر آپ کو یہ سپلائی شاک پڑ جاتا ہے کہ 200 پہ ڈالر چلا جاتا ہے بیرل، تو اس کے کانسیکوینسز یہ ہیں کہ سم وے اراؤنڈ 25-21% کے درمیان میں آپ کی انفلیشن بڑھ جائے گی. اور انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہماری مانیٹری پالیسی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ ہم وہاں پر ٹائٹن مانیٹری پالیسی یعنی انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ملک کے اندر پیسے جو بزنسز کو چاہیے ہوتے ہیں وہ بینک کے اندر ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اکنامک کنٹریکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اگر پاکستان اس کو ریزالو کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، نہ کر سکا، تو وی کین سی اے لاسٹ ڈیکیڈ in this case as well for Pakistan. ٹھیک ہے. ہشام، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، آپ ویسے تو جیکٹ ہیں، ابھی آپ نے بہت سارے پوائنٹس جو ہیں ہمارے کلیئر کیے ہیں. ہمیں آپ سے یہ بھی جاننا ہے کہ ابھی اکانومی کی اگر ہم بات کریں، چونکہ آپ کی ایکسپرٹیز میں سے ایز اے اکانومسٹ بھی ہیں، تو آپ سے اس وجہ سے میں جاننا چاہوں گا کہ پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ اس سے ٹرمپ سے اسپیشلی امریکی پالیسیز سے اسپیشلی یورپ ہو جائے، آسٹریلیا ہو جائے، UK ہو جائے، وہ پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور ان کے واضح بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نہ تو آپ نئے ہرمز کو جو ہے وہ اس میں امریکہ کو سپورٹ کریں گے، اور نہ یہ ہماری جنگ ہے. واضح طور پہ کہ سر کے اسٹارمر نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. اس کے بعد ابھی جو ہم نے بات کی جارجیا میلونی، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے. پھر آسٹریلیا سے بھی یہی آواز آئی ہے، کینیڈا سے بھی یہی آواز آئی ہے. تو آنے والے دنوں میں کیا امریکہ کے لیے کچھ اس حوالے سے مشکلات ہو سکتی ہیں، یا پھر امریکہ جو ہے وہ اسی طرح سے دھمکیاں بیانات دیتا رہے گا؟
اور اکانومی کو بھی نیچرلی سیٹ امریکہ کرتا کے رہے لیے یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے جی. معذرت میں کٹ کر گیا, میرے خیال میں سوال آپ کا رہ گیا, لیکن امریکہ کے لیے اٹس ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ. امریکہ کے لیے ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ انٹرنیشنل پریشر ہے. ایز فار ایز امریکہ کی اپنی آئل ریکوائرمنٹس آر کنسرنڈ, تو وہ شیل کریکنگ کے تھرو انہوں نے دے ہیو بین ایبل ٹو ڈو دیٹ. 1973 اور 79 کی آئل کرائسس سے جو ایک چیز انہوں نے انڈرسٹینڈ کی تھی وہ یہ کی تھی کہ وہ اپنی جو آئل ریلائنس ہے وہ مڈل ایسٹ کے اوپر نہیں رکھ سکتے. تو اس ٹائم they started exploring oil wells and they have, اگر اپنی حد تک ریکوائرمنٹ کی بات کریں تو ان کی ریکوائرمنٹ فلفل ہو جاتی ہے. ایز فار ایز یورپ از کنسرنڈ, تو یورپ کے پاس رشین آئل کے علاوہ کوئی اور سورس نہیں تھا مڈل ایسٹرن اینڈ رشین آئل. رشیا کے اوپر چونکہ سینکشنز ہیں تو ان کی سپلائی لائنز کنسٹرکٹ ہو گئی, ان کی سپلائی لائن اسٹیبلش نہ ہو سکی, اور اب وہ مڈل ایسٹ کے اوپر ریلائی کر رہے تھے. اب جب مڈل ایسٹ کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس نے اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر نیول بلاکیڈ لگا دیا, یا یہاں پر ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز کو کنٹرول کر لیا, تو پھر آئل کا کرائسس یورپ کو فیل تو کرے گا. اور یورپ تک پہنچنے میں تقریباً کو 20-25-30 دن لگ جاتے ہیں آئل کو مختلف ملکوں میں پہنچنے میں. تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ 20-25 دنوں کے بعد ہی پریشر بلڈ ہونا شروع ہوگا. تو اب انہوں نے اپنا پریشر بلڈ کرنا شروع کر دیا. ایز فار ایز یو ایس از کنسرنڈ, ان کی اوور آل اکنامک سچویشن دیکھیں, گلوبل ریسیشن جب ہوتا ہے تو یو ایس اکانومی بھی امپیکٹ کرتی ہے. تو ان کا جو لوکل پالیٹکس ہے اس کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا. انفیکٹ ریپبلکنز مڈ ٹرم کے اندر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ سویپ کریں گے, شاید نہ کر سکیں سویپ, پروبیبلی ڈیموکریٹس آ جائیں. اور اس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات پہلے کر چکا ہے کہ اگر ڈیموکریٹس آ جاتے ہیں اینڈ دے ڈومینیٹ دی لوور ہاؤس, تو کانسیکوینٹلی اس کو امپیچ کیا جا سکتا ہے. تو اس کا امپیکٹ آتا ہے امریکہ کے اندر, بٹ ڈائریکٹ کاسٹ کے اوپر نہیں آتا. امریکہ نے اپنے آپ کو 73 اور 79 کی ریولوشن اور آئل شاکس کے بعد یہ ریئلائز کر لیا تھا کہ ان کو انٹرنلی اپنی سپلائیز کو مینج کرنا ہے. یورپ پہ بہت بڑا امپیکٹ آتا ہے, ایسٹ ایشیا پہ بہت بڑا امپیکٹ آتا ہے, ایشیا ان پرٹیکولر پہ امپیکٹ آتا ہے. اور جیسے آپ نے دیکھا کہ گلف کنٹریز کے اوپر تو اس کا امپیکٹ ڈائریکٹ ہے. تو اوور آل گلوبل اکانومی ریسیشن کی طرف چلا جائے گا, پریشر ماؤنٹ ہوتا جائے گا, ریمبر دیٹ. لیکن ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں, ڈپلومیسی کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ ان پرٹیکولر جس ورلڈ آرڈر کے اوپر اس وقت بیٹھتا ہے وہ ایک ان چیلنج پوزیشن ہے. آپ اس کی طرف سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ کوئی لچک آئے گی. ہاں, پرسنل ڈومینز میں جب آپ کہتے ہیں کہ انٹر پرسنل ڈپلومیسی میں وہ آ سکتی ہے, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ جی میں ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں, تو پھر تو ورلڈ آرڈر تبدیل ہو گیا. تو ایسا کوئی ایکسپیکٹیشن آپ پبلک ڈومین میں نہ کریں. مطلب ہوپ فار دی بیسٹ. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ کوئی بھی لینینسی نہیں دکھائے گا, وہ اسی طرح سے اگریسو اسٹیٹمنٹس ہی دیتا رہے گا. پبلک ڈومین میں کس لینینسی نہیں دکھا سکتا. پبلک ڈومین کے اندر اس کی لینینسی دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس جنگ کے اثرات کو اینٹیسپیٹ نہیں کیا ہوا تھا, اور ایسی لینینسی یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے. ہاں, انٹر پرسنل ڈومینز کے اندر ریڈ بٹوین دی لائنز کریں تو ٹرمپ نے جس وقت جے ڈی وینس پاکستان کی طرف آیا تھا تو ٹرمپ نے کہا تھا کہ میرے لیے صرف ون سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے, وہ ہے نیوکلیئر انریچمنٹ اینڈ یورینیم. اس کا مطلب ہے وہ اپنے 15 پوائنٹس جو تھے ان کو آن ٹیبل نیگوشیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہی لے کے آئے تھے. تو میرے نزدیک ایران کو اس کیس کے اندر آف ریمپ تھوڑا سا پرووائڈ کرنا پڑے گا یونائٹڈ اسٹیٹس کو. اور جذبات کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے اینڈ ریالٹیز کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے. اس میں یہ جو ابھی ریسنٹ مذاکرات ہوئے ہیں اس میں ایران نے آفر تو کیا ہے کہ 5 سال کے لیے ہم ایگری ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جے ڈی وینس کی یہ اسٹیٹمنٹ تھی کہ ایران 5 سال کا کہہ رہا ہے اور ہم اسے جو ہے مستقل جو ہے وہ یورینیم کی افزودگی سے روکنا چاہ رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں عام کہ کوئی یہ بیچ کے کوئی راستہ نکل آئے گا, یا پھر امریکہ اس بات پہ بھی یہی اٹل اپنی پوزیشن لے کے رکھے گا کہ نہیں پرماننٹلی آپ جو ہے وہ اس کو ختم کریں؟ مجھے لگتا ہے کہ کوئی ٹائم لیگ کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے گی. ایران کی پوزیشن کو انڈرسٹینڈ کریں, آپ صرف یونائٹڈ اسٹیٹس کو تو نہیں سمجھنا. ایران کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے کہ ان کے جو مطلب پرنسپلی دی سیکنڈ امام آیت اللہ خمینی جو تھے جن کو انہوں نے مار دیا اس اسٹرائک کے اندر, لیٹس بی, ہاں جی, ان کی اگر آپ بات کریں تو وہ ان کا تو ایک ورژن بڑا کلیئر تھا دیٹ ہی ڈڈ ناٹ وانٹ نیوکلیئر ویپنز ایز فار ایز پبلک ڈومین واز کنسرنڈ. اگر لوکل لیول کے اوپر وہ کچھ کر رہے تھے تو پبلکلی دے ایگریڈ ٹو ناٹ ہیونگ نیوکلیئر ویپنز. اب جو یہ 1 سال کے اندر 2 کنزیکٹیو حملے ہوئے ہیں, اس کے کانسیکوینسز کے اندر ایران نیچرلی اپنی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کا ضامن اب صرف نیوکلیئر ہتھیار ہی کو سمجھتا ہے. تو
to how much level it is practical کہ یہ ایران جو ہے وہ اس کو پرسیو نہ کریں in long term, to that I cannot anticipate too much into the future, you can't see. But میں ایرانین پوزیشن کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں اینڈ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کا معاہدہ جو ہے وہ تقریباً ٹو اے سرٹن ٹائم لیگ رکھتے ہوئے کہ 5 سال یا 10 سال تک ایکسٹینڈ کر کے کوئی نہ کوئی سچویشن کی جا سکتی ہے. بیچ کا راستہ نکال لیا یو ایس جائے اس گا. پرسپیکٹو سے اس کو ایکسیپٹ کرے گا کہ یو ایس یہ سوچے گا کہ کہیں اسی 10 سال کے اندر اس کو پھر موقع مل جائے گا کہ ایران کے اندر انٹرنل ریولوشن کر کے کوئی رجیم چینج کر لے, کوئی نہ کوئی مطلب ٹائم مل جائے گا. جیسا کہ ہمیشہ سے امریکہ یو ایس جو ہے وہ ٹائم لینے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ کوشش کرے گا کہ کوئی نہ کوئی ایسا بیچ کا راستہ نکل آئے. آپ سے جلدی سے اشام میں یہ بھی جاننا چاہیں گے, پاکستان نے ایک دم سے جس طرح سے کردار ادا کیے اور ساری دنیا اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کوئی بیچ کا راستہ نکالنے میں مددگار ثابت ہوگا, پوری دنیا کے لیے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بنے گا. اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ جلدی سے بتا دیجیے گا. دیکھیے جی, جیوگرافیکلی یونیکلی پلیس تھا. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کے جو ریلیشن شپس ہیں ود ٹرمپ ویل نون ہے, دیر از نتھنگ ٹو سے اباؤٹ دیٹ. رائٹ. ایران کے پریزیڈنٹس بھی آپ کے پاس سبسیکوئنٹ ایئرس کے اندر, بلکہ اس جو لاسٹ ان کا نیوکلیئر انسٹالیشنز کے اوپر حملہ تھا اس کے بعد پاکستان وزٹ کر چکے تھے. تو پاکستان یونیکلی پلیس تھا. پھر ایک ایسا گراؤنڈ ہے جہاں پر آئی مین ود آل ڈیو ریسپیکٹ اینڈ کلیئرٹی کہ اسرائیل کو اگر آپ نے اس پوری نیگوشیشن سے باہر رکھنا ہے, بیکاز اسرائیل ہیز نیور بین ایبل ٹو ہیلپ اینی نیگوشیشن ان پرٹیکولر جو کہ ایران اور یو ایس کے درمیان میں ہوتی رہی ہے. تو اس کو پوری نیگوشیشن پروسیس سے آؤٹ رکھنے کے لیے پاکستان سے بہتر گراؤنڈ کوئی بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. تو پاکستان نے اپنا بڑا اچھا کردار ادا کیا ایز فار ایز کردار کی بات کی جائے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کردار صرف ایک میٹنگ کی حد تک محدود نہیں ہے, یہ کنٹینیوس ہے. اینڈ دیر آر اے فیو تھنگز جو کہ اب یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر ڈسکس ہو رہی ہیں دیٹ پاسبلی دس از ٹو ارلی ٹو سے دیٹ ایون دس مائٹ بی ہیپننگ کہ یو ایس پریزیڈنٹ will come over and visit Pakistan and President of Iran might come over for a high level summit meeting in Islamabad. جمعرات کی جو ڈیٹ دی پاکستان گئی کے ہے لیے اس تو کے لیے دیکھیے یہ بہت اکنامکلی اٹس اے ڈائر سچویشن. ہمارا تو لاسٹ ڈیکیڈ آف گروتھ ہے. سوری ٹو انٹرپٹ یو حشام, آپ نے ابھی کہا کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ یو ایس پریزیڈنٹ آ جائیں, یہ جو ابھی جمعرات کو مذاکرات ہونے جی this is the talk of the town right now, that it's possible that US president and Iranian president might have a high level summit meeting here in Pakistan. Islamabad. Let's hope for the best. بہت شکریہ. سلطان اعجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بیرسٹر حشام, آپ کے قیمتی وقت کے لیے آپ نے کافی سارے سوالات جو ہیں ان کے جواب کلیئر کر دیے, ایٹ لیسٹ پکچر کلیئر کر دی ہے کہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں, کس طرح سے ساری صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اور کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ دونوں فریقین کی طرف سے جو ہے وہ ان کو کمپرومائز کرنی پڑیں گی یا ان کی طرف سے غلط جو ہے وہ غلطیاں کی جا رہی ہیں. تو دونوں کو ہی تھوڑا سا جو ہے وہ بیلنس کر کے چلانے کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے دونوں فریقین کے درمیان ایک بہتر اور ایسا معاہدہ کرایا جا سکے جس سے پوری دنیا میں آیا ہوا جو ایک یہ مہنگائی کا طوفان ہے, جس کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ ایک تذبذب کا شکار ہے کہ پتہ نہیں آنے والے دنوں میں کتنا جو ہے وہ پیٹرول ان کو افیکٹ کرنے والا ہے یا کتنا, کیونکہ آبنائے ہرمز کی اگر بات کی جا رہی ہے تو اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ آئل, یہاں سے جو ہے وہ یوریا بھی گزرتا ہے, یہاں سے جو ہے بہت ساری اور چیزیں بھی, پھر ہیلیم کی ہم نے بات کی وہ بھی یہاں سے گزرتی ہے جو کہ اے آئی کے لیے بہت ضروری ہے, اور ساری دنیا اے آئی کی طرف جو ہے وہ چلتی چلی جا رہی ہے. بہرحال اسی پوائنٹ کو لے کر آگے چلیں گے, کچھ ہی دیر میں واپس آئیں گے. اس وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. تمام ناظرین کو بریک کے بعد خوش آمدید کہیں گے. پروگرام کا نام ہے اندر کی خبر. صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ پوری دنیا اس وقت نظریں جمائے بیٹھی ہوئی ہے پاکستان کے اوپر. پاکستان بڑے بھائی کا کردار ادا کرتے ہوئے دونوں فریقین کو جو کہ بڑے دشمن قرار دیے جاتے رہے ہیں پچھلے کچھ 40-50 سالوں سے, ان میں ایران اور امریکہ آمنے سامنے, اور ان کو ایک ہی ٹیبل پر بٹھانے میں کامیاب ہوا جو کہ پاکستان کی سفارتکاری کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. پوری دنیا سے تعریفوں کے میسیجز آ رہے ہیں, شکریہ کے پیغامات آ رہے ہیں پاکستان کی قیادت کو, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اب یہ خبر آج سامنے آئی ہے کہ ان مذاکرات کا دوسرا دور
जुमेरात को पॉसिबली हो सकता है, जिसमें कुछ बड़ी हस्तियां भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान आ जाएं शायद. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ खैर की खबर सामने आएगी. लेकिन साथ ही साथ अगर बात की जाए तो ट्रंप साहब के जो हैं वो बहुत सारे अग्रेसिव बयान सामने आ रहे हैं अमेरिकी सदर के, जिसकी वजह से जो है वो एक दफ़ा से स्टेबिलिटी आते आते फिर से लोग परेशान हो जाते हैं. एट द सेम टाइम आज इटली की वज़ीर आज़म जो हैं जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, बाकायदा अनाउंस किया है आके पब्लिकली कि हम इसराइल के साथ जो डिफेंस डील है, एग्रीमेंट है, ट्रीटी है, उसको ख़त्म कर रहे हैं और हम इसराइली फ़ौजियों को भी यहाँ से वापस भेज रहे हैं. इस सारी सूरत हाल में जो है एक दफ़ा फिर से यूरोप जो है वो क्लियर हो गया है कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं हैं. लेकिन क्या इसकी वजह से अमेरिका को, ट्रंप को कोई फ़र्क पड़ने वाला है? यही सारी सूरत हाल जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब ने. आपका बहुत शुक्रिया, डिफेंस एनालिस्ट हैं. बहुत शुक्रिया एजाज साहब आपके कीमती वक्त के लिए. बहुत शुक्रिया जी. सर, आपके कीमती वक्त का फ़ायदा उठाते हुए सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि अमेरिका क्या सोच रहा है? जुमेरात के दिन कोई अच्छी खबर आ सकती है या फिर से अमेरिका की तरफ से जो है इसी तरह के सख्त बयान सामने आएंगे? नहीं, मेरा ख्याल है ये दोनों चीजें साथ साथ चलती रहेंगी, क्योंकि ये प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक स्टाइल है. लेकिन जब ये मुज़ाकरात जहां खत्म हुए तो कुछ लोगों ने इसको मुज़ाकरात फेलियर्स का नाम देने की कोशिश की. लेकिन मेरा उस वक्त भी ये हम्बल ओपिनियन था कि एक सेशन में कोई डिसीजन होने वाले नहीं है और इसमें हमें मल्टीपल राउंड्स चाहिए होंगे, क्योंकि इसकी जो बारीकियां हैं, जो इसके कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, दोनों साइड्स ने जो मुतालबात एक दूसरे के सामने रखे हैं, उनको तय करने के लिए एक राउंड जो है वो काफी नहीं होगा. और फिर आप ये देखिए कि हमें इस स्टेज के ऊपर हमें कोई ब्लैक एंड व्हाइट जो है कमेंट नहीं देने चाहिए, क्योंकि दोनों साइड्स ने दो एक्सट्रीम पोजीशंस ली हुई थी. अगर आप इब्तदाई तौर पे पेश किए गए 15 अमरीकी नुकात और उसका जवाब में ईरानियन साइड से 10 नुकात को देखें तो वो मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स थी. लेकिन उसके बाद अगर पाकिस्तान की कोशिशों से वो रजामंद हुए दोनों फ्रीक एंड एक जगह इकट्ठे बैठने पे, तो इसका मतलब है कि उन तवील मुज़ाकरात से बैठने से पहले वो जो फहरिस्त थी उसके बहुत सारे पॉइंट्स पे असूली तौर पे एग्रीमेंट हो गया होगा. और चंद एक जो इंतहाई क्रिटिकल पॉइंट है जिनको दोनों साइड्स अपनी रेड लाइंस तस्वुर करते हुए उनके अराउंड वो अपना आर्गुमेंट, लॉजिक्स और एफर्ट्स बिल्ड कर रहे हैं कि हम दूसरी साइड को मजबूर करें कि वो हमारा जो है पॉइंट वो उसको मनोहन तस्लीम कर ले. तो इस तरह के मुज़ाकरात जो है ये इसमें आप ये समझिए कि ये लॉजिक्स और इंसाफ के असूलों के साथ साथ दोनों साइड्स की जो विट्स है ना वो उसका भी इम्तहान होता है. और ईरानियन जो है वो चूंकि एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आए थे तो उन्होंने वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई या उतना उन्होंने स्पेस नहीं दी जो अमेरिकन साइड ये समझ रही थी कि हमने चूंकि बेशुमार तबाही कर दी है और उसके बाद शायद ईरान जो है वो हमारे लिए एक तर्न वाला साबित होगा नेगोशिएशन टेबल पे, और हम जो चीज मैदान जंग में अचीव नहीं कर सके वो हम मुज़ाकरात की मेज पे अचीव कर लेंगे. तो मैं तो बड़ा पुरुमीद हूँ जी. इंशाल्लाह नेक्स्ट राउंड एक्सपेक्टेड है, उसमें हमें एक बेहतर ब्रेक थ्रू की उम्मीद रखनी चाहिए. राइट सर. एट द सेम टाइम सर, पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया है सारी सूरत हाल में और हर किसी की नज़रें पाकिस्तान की तरफ भी हैं. तो पाकिस्तान, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो है वो इस पे कोई पॉजिटिव खबर जो है, जिस तरह से अभी तक की जो पॉजिटिव एनर्जी सबको दी गई है वो सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से ही सामने आई है, किसी भी और मुल्क की तरफ से इस तरह की ना कोई काविश सामने आई, बल्कि इनफैक्ट हमारे पड़ोसी जो हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान को ग्लोबली गंदा किया जाए, उनको भी मुँह की खानी पड़ी है इंडिया को. और अपने ही उनके घर के लोग जो हैं वो इस वक्त उनकी जो क़यादत है उसको जो है वो मतलब अच्छी तरह से तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जिसमें काफ़ी गलत अल्फाज भी वो इस्तेमाल करते हुए नज़र आए. तो क्या समझते हैं सर, ऐसे मौके पर इंडिया को ख़ास तौर पे, जबकि वो अपने आप को बहुत बड़ा एक वो ठेकेदार समझता है, उसको इस तरह का किरदार अदा करना चाहिए? नहीं, देखिए, भारत के लिए तो ये
यकीनन एक इंतहाई शर्मिंदगी और जो है ना उनकी जो एक अपना ही क्रिएट किया हुआ एक मिनी सुपर पावर बबल था, वो जब से उसमें उस गुब्बारे में से हवा निकल गई पिछले साल मई के कॉन्फ्लिक्ट के बाद। आपको याद होगा, आज अगर हम 14 अप्रैल 2026 में है, तो एग्जैक्टली एक साल पहले भारत जो है वो ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान एक पॉलिटिकली और सिक्योरिटी के मामलात में और अपने इकोनॉमिक चैलेंजेस की वजह से पाकिस्तान जो है वो एक मुश्किल में है और वो दुनिया से आइसोलेटेड है। और इसी नैरेटिव के ऊपर यकीन करते हुए उन्होंने पाकिस्तान के फॉर्स ऑपरेशन के बाद उन्होंने एग्रेशन की। लेकिन फिर उस जंग के बाद जब पाकिस्तान उसमें से एक शानदार फतह लेके निकला और दुनिया को भारत का असल चेहरा दिखाया गया, तो भारत जो है उसको तो फिर देखे ना, इवन उसके जो सपोर्टर्स थे जो उसको तैयार कर रहे थे, फाइनेंस कर रहे थे, स्पॉन्सर कर रहे थे, चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी में और इस रीजन का पुलिस मैन बनाना चाहते थे, उन्होंने भी उसको अबेंडन कर दिया। तो भारत जो जाहिर है वो तो हमारी खुशी में कभी भी जो है उनको खैर नजर नहीं आएगी, लेकिन ये एक नेचर और कुदरत का एक अपना निजाम होता है। आप बहुत ज्यादा झूठ बोल के जब दूसरों को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं, शायद उस प्रोसेस में आपको खुद भी ये यकीन होने लगता है कि आप वाकई शाइनिंग इंडिया है या एक बहुत बड़ा मुल्क है। लेकिन जब पाकिस्तान ने मिलिटरीली उनको शिकस्त दी और उसके बाद हमारे फील्ड मार्शल साहब ने बिलखुसूस और उनके साथ हमारी सिविलियन क़यादत ने भी, हमने जब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च किया और अपनी पोजीशन को जस्टिफाई किया, तो फिर दुनिया का हमारे बारे में रवैया बदला और फिर हमें वो पुरवकार मकाम मिला जिसको आज इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान जो है वो इस खित्ते में सिक्योरिटी और अमन का स्टेबलाइजर समझा जाता है। बिल्कुल सर, आप ही की बात को कंटिन्यू करते हुए पाकिस्तान के ऊपर जो फॉल्स एलिगेशंस लगाए जा रहे थे, कभी जो है वो इंडिया की तरफ से लगाए जाते थे, कभी जो है इंडिया दूसरे हमारे जो अफ़गानिस्तान में जो टीटीपी है तहरीक तालिबान, जिनकी वजह से जो है वो पाकिस्तान को मुसलसल तंग किया जा रहा था और पाकिस्तान का अमन ख़राब करने की कोशिशें की जा रही थी, तो पाकिस्तान ने उनको भी जो है वो अच्छी तरह से चुप कराया, इंडिया को भी अच्छी तरह से चुप कराया और फिर पाकिस्तान पे जो है वो इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान जो है वो खुदा न खासा अमन का दुश्मन है। और पाकिस्तान ने अब वो पिक्चर भी क्लियर कर दी है कि पाकिस्तान तो चाहता है पूरी दुनिया में अमन रहे और जितने भी ये जो नेगेटिव एनर्जीज पाकिस्तान की तरफ आने की कोशिश कर रही हैं, पाकिस्तान उनको भी डील करना बेहतर तरीके से जानता है और इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान जो है वो अच्छे तरीके से सबको मिलाकर बिठाने का जो है वो किरदार अदा कर सकता है। देखिए, पाकिस्तान एक जिम्मेदार न्यूक्लियर रियासत होने के साथ साथ एक बड़ी कन्वेंशनल फौज भी है और पाकिस्तान ने हमेशा एक जिम्मेदारी का सबूत दिया। पाकिस्तान तो अपने दुश्मन भारत को भी हमेशा कॉम्पोजिट डायलॉग की बात करता रहा है और उनको ऑफर करता रहा है, लेकिन ये भारत ही है जो हर कुछ सालों के वक्फे के बाद उनको जो है एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में वो पाकिस्तान पे कभी सर्जिकल स्ट्राइक्स या फिर कभी वाकई जो है वो पाकिस्तान पे सिविलियन आबादी पे हमला करते हैं और उसके बाद तो उनका वो जो एक फॉल्स प्रोपेगेंडा था वो तो खत्म हुआ ही था, बल्कि जंग के बाद हमारी क़यादत ने जो अपना डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव किया उसके बाद भारत का जो एक ऐसे रियासत के तौर पे जो असल चेहरा है, जो दुनिया में ट्रांसनेशनल टेररिज्म फैलाती है, कनाडा का वाकया हो या अमेरिका में जो उन्होंने कोशिश की और फिर पाकिस्तान में अपने प्रॉक्सीज के जरिए जो ये हमारे जो खवारिज हैं उनको सपोर्ट करते हैं, तो या BLA को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो जब बेनकाब हुई तो दुनिया को भारत के असल चेहरा नजर आया। और आज आप देखें कि जब इस खित्ते में इतनी बड़ी जंग हो रही है और जो है उसमें भारत के एक करीबी दोस्त मुल्क जिसको
ان کے پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنا فادر لینڈ کہتے ہیں، وہ جنگ لڑ رہا ہے اس ملک کے ساتھ جس کے ساتھ ان کے پچھلی دہائی میں بڑے اچھے اقتصادی تعلقات رہے ہیں. ایران کے ساتھ جو ہے بھارت کے جو ہے پاکستان کے مقابلے میں زیادہ بہتر تعلقات تھے، لیکن پاکستان نے ایک اچھے ہمسائے کی طرح اپنے اصولی موقف کی بنیاد پہ ایران پر جو جارحیت ہوئی اس میں ایران کا ساتھ دیا. تو پاکستان کی تو ریاست بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنی فارن پالیسی کو مینج کر رہی ہے. رائٹ. اعجاز صاحب، اب جب کہ پاکستان کا قد مزید اونچا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور جو موجودہ قیادت ہے فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم صاحب ان کی کاوشوں سے جس طرح پاکستان کا قد بڑھتا ہوا پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے، تو انڈیا کو تو بہت زیادہ پریشانی لاحق ہوئی بھی ہے جو کہ نظر بھی آ رہی ہے. تو کیا وہ دوبارہ سے کوئی غلطی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، بھارت کے ساتھ ہم پچھلے کئی دہائیوں سے نو پیس نو وار سچویشن میں ہیں. اگر کبھی فارملی کوئی لمیٹڈ وار یا لو انٹینسٹی کانفلکٹ کائنیٹک اپلیکیشن نہیں بھی ہوئی تو اس دوران بھی بھارت ہمارے ملک پہ ففتھ جنریشن وارفیئر تو وہ کرتے ہی رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں. تو اور جب تک ہمارے کور ایشوز موجود ہیں، جب تک مسئلہ کشمیر موجود ہے، جب تک بھارت ہمارے ملک میں ٹیررزم کو اسپانسر کرتا رہے گا، اور جو تیسرا مسئلہ اب انہوں نے پچھلے سال یونیلیٹرلی سندھ طاس معاہدے کو ایبروگیٹ کیا ہے، جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوتے تو اور بھارت مذاکرات کی بیس پہ نہیں آنا چاہتا تو پھر جنگ کا خطرہ تو اس خطے میں ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے. تو سر ابھی یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہم جمعرات سے امید لگا سکتے ہیں یا ابھی تھوڑا سا اور یہ جنگ بندی جو ہے آگے بڑھائی جائے گی اور مذاکرات لمبے چلنے والے ہیں؟ دیکھیے، اس کے بارے میں کچھ یقین سے کہنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن چونکہ ابھی جو سیز فائر کی ڈیڈ لائن ہے اس میں کافی دن ہے، تو یہ جو نیکسٹ سیشن متوقع ہے اس کے ہونے کے اوپر ہی جو ہے آئندہ لائحہ عمل جو ہے دونوں سائڈز کا وہ کلیئر ہوگا. اور آپ ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جنگ جو ہے اس میں 3 فریق تھے، لیکن مذاکرات میں امریکہ ہی اسرائیل کے بہاف پہ جو ہے مذاکرات کر رہا ہے. تو اسرائیل کا ایک رول جو ہے وہ بڑا ایک کیویٹ ہے اس پوری ارینجمنٹ میں کہ وہ کہیں اس پورے پیس پروسیس کو سیبوٹاج نہ کر لیں. تو اس لیے جب تک کوئی حتمی فیصلے سامنے نہیں آتے ہمیں دعا کرنی چاہیے اور توقع کرنی چاہیے کہ جو پاکستان اسپانسرڈ جو امن کی کوششیں ہیں وہ اس خطے کے امن کے لیے اور اوور آل بنی و انسان کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں کامیابیاں دیں. سر انشاءاللہ تعالیٰ الہی امین ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی جو نئی کاوشیں ہیں ان میں برکت عطا فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے اور پوری دنیا میں ہم قائم ہو سکے. سر ایک چیز اور بھی آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری ایئر فورس جو ہے وہ ہمیشہ انڈین ایئر فورس جو کہ وہ فلموں میں تو بڑی ایکسپرٹ دکھاتے ہیں، لیکن ایسی ماشاءاللہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ پوری دنیا کی جو ایئر فورسز ہیں وہ پاکستان سے سیکھنا چاہتی ہیں اور پاکستان کی ہمیشہ جو جھنڈے کو پرچم کو اونچا لہرانے میں ایئر فورس کردار ادا کرتے ہیں، وہ کون سا ایسا جذبہ ہے، وہ کون سی ایسی چیز ہے؟ دیکھیے جی، پاکستان ایئر فورس کو جب پاکستان بننے کے بعد حضرت قائد اعظم نے وزٹ کیا 13 اپریل 1948 کو رسال پور اکیڈمی میں، تو انہوں نے اپنے تاریخ خطاب میں یہ بات فرمائی کہ اس وقت بھی دیکھیے قائد اعظم کا ویژن دیکھیں کہ ان کو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ان کو اس چیز کا ادراک تھا کہ جو ایئر پاور اور ایئر فورس ہے وہ آنے والے وقتوں میں وہ جنگوں کے فیصلے میں اس کا کتنا بڑا رول ہوگا. اور قائد اعظم نے اس وقت فرمایا، انہوں نے ہمارے کمانڈرز کے لیے انہوں نے ایک ویژن دی، انہوں نے وہ لائحہ عمل دیا جس پہ عمل کرتے ہوئے ایئر فورس نے یہ مقام حاصل کیا. قائد اعظم نے ہمارے لیے یہ ویژن دی تھی کہ پاکستان مسٹ بلڈ اپ ہر ایئر فورس وچ شوڈ بی سیکنڈ ٹو نان. تو آپ دیکھیے کہ اس کے مطابق پاکستان کی ایئر فورس نے ہمیشہ ہر دور میں وہ 65 وار ہو، 71 وار ہو، وہ افغانستان کے ساتھ سوویت انویژن کے دوران ہماری فضائی
जंगें हों, वो हर दौर में, और फिर स्विफ्ट रिटार्ट ऑपरेशन जी 2019 का, जी और अभी बहुत रिसेंटली जो हमने मार्का हक में पाकिस्तान की फिजाइया ने जो कारकर्दगी दिखाई, ये हमारे लोगों की अपने मुल्क के लिए कमिटमेंट और प्रोफेशनल एक्सीलेंस और उनका हक पे होना, Right. वो सबसे बड़ी बात है। Right. जब आपको यकीन हो कि आप एक मकसद के लिए लड़ रहे हैं, तो आपको अल्लाह ताला की फजल नुसरत भी आपके साथ हो। बेशक बेशक सर। तो स्विफ्ट रिटॉर्ट की आपने बात की तो मुझे याद आ गया कि हम लोग फिर से फैंटास्टिक टी पिलाने के लिए तैयार हैं हर वक्त। हमने तो जी वो मई में भी वो चाय की देगें जो है ना, हमने तो चढ़ाई हुई थी। तो आइंदा अगर उन्होंने कोशिश की तो हम एक मग क्या, हम बहुत सारी चाय पिला देंगे। स्टॉक हमारे पास मौजूद है, कोई भी गलती अगर करेगा तो जी, हम उसे अल्हम्दुलिल्लाह। चाय पिलाने के लिए बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तैयार बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया सर। जाते जाते आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर कि क्या पाकिस्तान को अभी जो आने वाले दिन हैं उसमें कुछ मज़ीद जो है वो इक्तिसादी लिहाज से कोई चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, या पाकिस्तान इज़ गोइंग गुड? जी, मेरा ख्याल है हमारी इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है। पूरी दुनिया में देखिए इस वक्त रिसेशन है, जी पूरी दुनिया में एक जो है ना माशी तौर पे एक इंतशार है, तो उसमें तमाम मुल्कों के लिए चैलेंजेस हैं, लेकिन हमारी क़यादत जो है वो अपनी दिन रात कोशिश कर रही है, और इंशाल्लाह मैं तो बड़ा पुरुमीद हूँ कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए इक्तिसादी तौर पर भी उतना ही अच्छा होगा जितना इस वक्त हम सफारती या मिलिट्री महाज पर। राइट। बहुत शुक्रिया दिफाई तजियाकार हमारे साथ मौजूद रहे एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब। आपका कीमती वक्त के लिए बहुत हमारे साथ मौजूद रहे। इन्होंने काफ़ी डिटेल में हमें समझाया कि इस वक्त पाकिस्तान की जो पोजीशन है, पाकिस्तान का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही वाज़ेह और क्लियर है, और पाकिस्तान चाहता है कि दुनिया में अमन कायम हो, जो कि हमेशा से पाकिस्तान को टारगेट करने की कोशिश की गई, मुख्तलिफ ज़राए से पाकिस्तान को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान के लोगों का सुकून बर्बाद करने की इंडिया की तरफ से, और इंडियन जो फितनतुल हिंदुस्तान यानी कि इंडिया के कंट्रोल में जो भी तंजीमें हैं, दहशतगर्द तंजीमें, उनके ज़रिए पाकिस्तान का अमन बर्बाद करने की कोशिश की, उसको वाज़े तौर पे आज पाकिस्तान ने ये क्लियर कर दिया, और पूरी दुनिया इस बात की हामी है, पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। आज के इस प्रोग्राम में आपने सुना कि पूरी दुनिया, ख़ास तौर पे यूरोपीय ममालिक इस बात का दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान को अमन का नोबल इनाम दिया जाना चाहिए, जो पाकिस्तान ने इतनी बड़ी काविश की है। नो डाउट इसका क्रेडिट पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत को जाता है, जिसमें बेहतरीन जो है डिप्लोमेसी है जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की, उसके साथ ही साथ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की, और यहाँ पे हम बिल्कुल जो है वो नहीं भूल सकते नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब को भी, कि इन्होंने जो है बेहतरीन किरदार अदा किया, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम जो है, पाकिस्तान का कद जो है, जिस तरह से इन्होंने ऊंचा किया है, जिस तरह से पाकिस्तान को इसका खोया हुआ मकाम वापस दिलाने में इन्होंने किरदार अदा किया है, बेशक इनकी काविशें जो हैं वो रायगा नहीं जाएंगी, और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान ये जो इस वक्त तज़ब्ज़ुब की सूरत हाल है कि अभी तक किसी को पिक्चर क्लियर नहीं हो रही, कभी जो है वो ग्रीन सिग्नल नज़र आता है, कभी रेड सिग्नल नज़र आ जाता है, इस पे यकीनन पाकिस्तान जो है वो दोनों फरीकों को बिठाकर कोई ना कोई पॉजिटिव मैसेज जो है पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा, और कोई ना कोई माहिदा करवाने में कामयाब हो जाएगा। आप भी दुआ कीजिए, हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की इन काविशों में बरकत अता फरमाए, और पाकिस्तान जो है वो इस जंग को अमन में बदलने में कामयाब हो जाए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।